हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर और चैप्टर का नाम है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। चैप्टर नया है, यूनिट सेम है। इससे पहले आपने पढ़ा था बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। हमने बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात की थी और हमने कहा था कि बायोटेक्नोलॉजी काम कैसे करता है बेसिकली, यानी कि आपने प्रोसेस देखी थी यहाँ पर। इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी की क्या एप्लीकेशन है यहाँ, यानी कि कहाँ पर इसका यूज होता है। तो इस चैप्टर में हम क्या समझेंगे, यहाँ पर यूजेस समझेंगे किसके, बायोटेक्नोलॉजी के। ठीक है, किस फील्ड में इसके यूज होते हैं और किस प्रकार से यूज किए जाते हैं। एग्जाम्पल भी लेंगे अभी तक यहाँ पर किन किन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट किया गया है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली चैप्टर बहुत लंबा नहीं है आपका। ये चैप्टर आपका आप कह सकते हैं मोस्टली थ्योरेटिकल है, लेकिन यहाँ पर आपके जो नाम हैं, जैसे कि आपने कहा कि आपके पास जो इम्पोर्टेंट टर्म्स आते हैं, टर्म्स आपको ध्यान रखने हैं। पूरा थ्योरेटिकल का मतलब ये नहीं है कि आप रीड करेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। आपको कुछ नाम याद भी रखने पड़ेंगे, कुछ चीज़ें आपको समझनी भी पड़ेंगी। ठीक है, बाकी चैप्टर इजी है। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर समझा है जिसमें हमने बात की थी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस की, उसकी कंपैरिजन में इजी चैप्टर आपका है। इससे क्वेश्चन आते हैं आपके पास, जैसे कि आपने कहा एप्लीकेशन से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन किस किस फील्ड में है उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। उस फील्ड में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या एग्जाम्पल्स हमारे पास आते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको प्रीवियस आपका जो चैप्टर है जिसमें प्रिंसिपल और प्रोसेस की बात की गई है, हमने बोला बायोटेक्नोलॉजी किस प्रिंसिपल पे काम करता है, प्रोसेस क्या होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका चैप्टर आता है अभी के लिए भी, और आपके जो हायर क्लासेस में जब आप आगे यहाँ पर बायो लेंगे तो वहाँ पे भी आपको क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी। तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, आपको पढ़ना है, सारे टॉपिक आपको समझने हैं, क्योंकि वो चैप्टर पूरा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। वहाँ पर आप यहाँ सिर्फ रीड नहीं कर सकते हैं या आप याद नहीं कर सकते हैं चीज़ों को, आपको समझना ही पड़ेगा। और वहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट चैप्टर अगर वो नहीं समझा तो ये आपके लिए उतना बेनिफिशियल नहीं होगा, आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी क्या है। जैसे कि हमने पहले भी बात की थी, बायो प्लस टेक्नोलॉजी दो शब्दों से मिलकर के बना है, यानी कि इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म और टेक्नोलॉजी दोनों ही इन्वॉल्व हैं, और इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी की एक डेफिनेशन आती है जिसमें पूछा गया है व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है। हमने कहा बायोटेक्नोलॉजी इज द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोटेक्नोलॉजी क्या है, जिसमें या बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है या एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है एंड देयर इंटरनल सिस्टम। या देखो, बायोटेक्नोलॉजी में या तो किसी पूरे जीव का हम यूज कर रहे हैं, या हम उसके किसी इंटरनल पार्ट का यूज कर रहे हैं, या उसके किसी सेल का यूज कर रहे हैं, या उसके जेनेटिक मटेरियल का यूज कर रहे हैं, कुछ भी चीज हो सकती है, फॉर द बेनिफिट ऑफ द ह्यूमन बीइंग, जिससे कि हमें क्या मिले, बेनिफिट मिले, हमें फायदा मिले, नॉट ओनली फॉर ह्यूमन बीइंग बट ऑल्सो प्लांट्स। ठीक है, हम प्लांट्स के बारे में भी बात कर रहे हैं, प्लांट के एस्पेक्ट में भी देखेंगे। अब देखिए, हमने कहा कि प्लांट्स में अगर बेनिफिट हमें देखने को मिल रहा है तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप देखेंगे वो ह्यूमन के लिए ही है। तो हम यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी में किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज कर रहे हैं और उसे इंट्रोड्यूस करा रहे हैं किस टेक्नोलॉजी से। लिविंग ऑर्गेनिज्म को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है टेक्नोलॉजी से, किसके लिए, जिससे कि आप ऐसे चेंजेस लाएं, एक ऐसे परिवर्तन लाएं जो मनुष्य के लिए कैसे हों, यहाँ पर लाभदायक हों, टू बेनिफिट्स दे। विद द advancement of various molecular techniques, scientists have used biotechnology in various fields. Example for the production of a genetically modified crop, new drugs, vaccines, enzymes, chemicals for industrial use, diagnosis in to increase the yield of the crop and waste management etc. ये आपकी एग्जाम्पल्स आपको दिखाए गए हैं। इन शॉर्ट आपने कहा बायोटेक्नोलॉजी जो है एक ऐसी शाखा, एक ऐसा ऐसी ब्रांच है यहाँ पर बायोलॉजी की, जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज कर रहे हैं कोई भी चेंजेस को लाने के लिए। वो चेंजेस जो हैं वो बेनिफिशियल होंगे हर एक एस्पेक्ट से यहाँ पर ह्यूमन के लिए।
अब अगर हम देखें कि एप्लीकेशन की जो फील्ड्स हैं उनके बारे में अगर हम बात करें, तो हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं कुछ 3 फील्ड्स के बारे में। पहला जो फील्ड आता है एग्रीकल्चरल फील्ड आता है। एग्रीकल्चर में हम देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर चेंजेस आए हैं। एग्रीकल्चर में आप देखते हैं जो भी आपके क्रॉप्स हैं यहाँ पर, उन क्रॉप्स में जो चेंजेस आए हैं वो किस प्रकार से आए हैं, वो चेंजेस कौन कौन से होंगे, अलग अलग चेंजेस के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि हम एक ऐसी क्रॉप को डेवलप करें जो कैसी हो, यहाँ पे पेस्ट रेजिस्टेंट हो। प्रीवियस लेक्चर में एक क्वेश्चन आपके पास आया था, कैसा हो यहाँ पर, पेस्ट रेजिस्टेंट हो, ठीक है, यानी कि जिस पे पेस्ट का कोई भी प्रभाव ना पड़े, ठीक है, पेस्ट उसे खराब ना कर सके। या हम ऐसी क्रॉप को बनाएं जिसका जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसमें जो चेंजेस आते हैं उनका उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। जैसे कि एक्सट्रीम कोल्ड अगर होता है, जैसे कि एक्सट्रीम हॉट कंडीशन अगर आती है, जैसे कि अगर पानी की कमी हो जाती है, तो इस केस में जो क्रॉप है वो सर्वाइव कर सके। अब ऐसा नहीं है कि क्रॉप हमेशा ही सर्वाइव कर सकेगी। आपने कहा जैसे कोल्ड ज्यादा हो गया, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल मान लेते हैं, हमने कहा कोई ऐसा प्लांट है जो ठंडा जो है वो टॉलरेट नहीं कर सकता है और उसके ज़्यादा ठंड में क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अब हमने उसे क्या किया, इस तरीके से मॉडिफाई किया है कि वो क्या करेगा, यहाँ पे जो कोल्ड क्लाइमेट है, जो कोल्ड कंडीशन है, यानी कि वो ज़्यादा ठंडे में भी, कम टेम्परेचर में भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सर्वाइव कर लेगा। हमने कहा कि जैसे कि सूखा पड़ गया, अब आपने कहा हर एक प्लांट को वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन हमने उसे तो ऐसे मॉडिफाई कर दिया है कि वो पानी की कमी में भी, सूखे की, तो हमने क्या बोला है, जैसे कि सूखे की स्थिति हो जाती है, जैसे सूखा पड़ जाता है, इस कंडीशन में जो प्लांट है उसकी तुरंत डेथ ना हो, वो वहां पे सरवाइव कर जाए, ऐसे हम क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। तो मॉडिफाई कैसे करेंगे, हम जेनेटिकली मॉडिफाई करेंगे। और ऐसी क्रॉप्स इसके अलावा और भी होती हैं, जैसे कि हमने कहा यहाँ पर क्या होगा, जैसे पोस्ट हार्वेस्टिंग जो कंडीशन होती है, पोस्ट हार्वेस्टिंग कंडीशन, उसका इस पे कोई हार्मफुल इम्पैक्ट ना पड़े। जैसे कि हमने कहा क्वालिटी इंप्रूव हम करें, हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वालिटी इंप्रूव करें। क्वालिटी कैसे इंप्रूव करेंगे, जैसे इसी का एग्जांपल है, क्वालिटी का ही एग्जांपल है यहाँ पर गोल्डन राइस। गोल्डन राइस के बारे में हम बात करेंगे, गोल्डन राइस, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हमारे पास आता है गोल्डन राइस। क्या होता है, इसमें विटामिन ए की भरपूर मात्रा पाई जाती है, लेकिन ये ऐसा ही नहीं था पहले से, इसे एक्चुअली में मॉडिफाई किया गया है। इसमें एक ऐसा जीन डाला गया है जो विटामिन ए को प्रोड्यूस कर सके। तो जो गोल्डन राइस जो वैरायटी हमारे पास आई है वो मॉडिफाइड है। मॉडिफाई कैसे किया हमने, इसमें जीन इंसर्ट किए, इसका मतलब इसका जो जेनेटिक मटेरियल है या डीएनए हम कहेंगे वो रिकॉम्बिनेंट है। तो ये जो वैरायटी होगी ये क्या होगी, आपने कहा ये होगी जेनेटिकली मॉडिफाइड। ये शब्द आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसको शॉर्ट में हम जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप है वो कहेंगे, ठीक है। जेनेटिकली मॉडिफाइड जो शब्द है अब बार बार आएगा, हर बार आएगा, आपको ध्यान देना है। तो ये जो क्रॉप है क्योंकि वो कैसी है, जेनेटिकली मॉडिफाइड है, उसमें हमने कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ चेंजेस यहाँ पर लेकर के आए हैं जिससे कि इसकी क्वालिटी इंप्रूव हुई है। अब आपने कहा कि विटामिन ए जो है, अगर विटामिन ए की कमी है तो गोल्डन राइस खाइए, आपको विटामिन ए जो है वो अच्छी मात्रा में मिल जाएगा। और विटामिन ए की डेफिशिएंसी अगर है तो वो दूर हो जाती है। तो आप देख रहे हैं ये सारा कुछ कैसे पॉसिबल हो पाया है, बायोटेक्नोलॉजी की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। सिंपल से वही प्रोसेस कर रहे हैं जो हमने पढ़ी है। हमने जो विटामिन ए के प्रोडक्शन के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है उसको लिया और उसे गोल्डन राइस में क्या कर दिया है, इंट्रोड्यूस करवा दिया है। अब विटामिन ए वहाँ पर क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। तो बेसिकली हम क्वालिटी की बात करेंगे, हम क्वांटिटी की भी बात करेंगे। हम ऐसी क्रॉप को यहाँ पे डेवलप करेंगे जिसमें, जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल आता है, हमारे पास अलग अलग टॉपिक जब आते हैं हम सेम एग्जाम्पल को लेते हैं। हमने कहा हमारे पास 2 वैरायटी है, ठीक है, एक वैरायटी ए है और एक वैरायटी बी है। हमने कहा वैरायटी ए में जो फली है वो कैसी है, छोटी है, इसकी जो फली है वो बहुत छोटी सी है, ठीक है,
इसका मतलब समझते हैं, वो पोर्शन, प्लांट का वो पोर्शन जिसपे बीज लगे हुए हैं, जिसपे फल लगे हुए हैं, जिसपे हमारा प्रोडक्ट लगा हुआ है। इसमें फली छोटी है, लेकिन इसकी डिजीज रेजिस्टेंट कैपेसिटी जो है, डिजीज यानी कि रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो अच्छी है, ये फसल खराब नहीं होती है। इसे हमने क्या देखा है कि ये फसल जो है खराब नहीं होती है, बस इसमें प्रोडक्शन हाई नहीं है। अगर हम यहाँ पर एक वैरायटी हमारे पास आती है बी, इसमें देखा गया है कि इसकी जो फली है वो बड़ी है, इसमें जो बीज है वो कैसे हैं, मोटे हैं, और प्रोडक्शन अच्छी मात्रा में होता है, प्रोडक्शन अच्छी मात्रा में होता है। आप देख रहे हैं कि दोनों की फली में कितना डिफरेंस है, जहाँ एक की फली छोटी है वहाँ एक की फली क्या है, बड़ी है, लेकिन इसकी डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी जो है यहाँ पर वो बहुत अच्छी नहीं है। क्या हो रहा है, इसकी क्या है, वेरी लो है। डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी क्या है यहाँ पर, वेरी लो है। और अगर हम इसकी डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी की बात करें, अगर हम इसके डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी की बात करें तो क्या है, वेरी हाई है, वेरी हाई है। हमें क्या चाहिए, हमें क्वालिटी भी चाहिए जो कि हमें इसमें मिल रही है, ठीक है, हमें क्वांटिटी भी चाहिए जो कि हमें इसमें मिल रही है। अब हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर जो जीन डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल था उसे इंट्रोड्यूस कर दिया है इस प्लांट में। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमने कहा प्रोडक्शन तो हमें ये ज्यादा दे ही रहा था, लेकिन अब इसमें डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी भी आ गई है और ये अच्छे से ग्रो कर पा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आपने कहा कि ये अगेन ये जो वैरायटी हमारे पास कैसी है, जेनेटिकली मॉडिफाइड है, क्योंकि इसमें हमने मॉडिफिकेशंस लाए हैं। तो एग्रीकल्चरल फील्ड में हम डिटेल में समझेंगे, ये जस्ट आपका एक ओवरव्यू है, इंट्रोडक्टरी पार्ट है कि एग्रीकल्चरल जो आपकी एप्लीकेशंस होती हैं उसमें हम क्या क्या चेंजेस देखते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास आता है मेडिसिनल फील्ड, मेडिसिन में आपको जो चेंजेस देखने को मिलते हैं। देखो, एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन आती हैं, दूसरा आता है जो मेडिसिन होती हैं, जो मेडिसिनल फील्ड होता है, जो मेडिसिन होती है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिला है। तीसरा हमारे पास आता है जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं। क्या होते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल, इसके बारे में आगे जाकर के डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप इतना समझिए कि जो बायोटेक्नोलॉजी के जो यूजेस हैं वो तीन फील्ड में हम यहाँ पर देखते हैं, एक तो एग्रीकल्चरल फील्ड में है, मेडिसिनल है और ट्रांसजेनिक एनिमल्स में है, ठीक है। तो आपने कहा कि यहाँ पर इसके ये बेसिकली काम कैसे करता है, ये काम क्या है, इसका इम्पोर्टेंस अगर हम देखें एप्लीकेशंस में, हमने कहा तीन इम्पोर्टेंट चीजें हैं। तीन इम्पोर्टेंट चीजें क्या है, पहला हमने कहा जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सेल है वो हम प्राप्त करते हैं यहाँ पे, ठीक है। जेनेटिकली मॉडिफाइड जब हम सेल प्राप्त करते हैं तो इसे हम क्या करते हैं, कल्चर कराते हैं। अच्छे से हम यहाँ पे क्या कराएंगे, इसे कल्चर कराएंगे जिससे कि हमें हमारा प्रोडक्ट मिले, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था डाउन स्ट्रीमिंग किसे कहता है। डाउन स्ट्रीमिंग में क्या है, जो हमारा प्रोडक्ट है जो हमें चाहिए, जो हमने कहा कि जीन जो है, तो जीन बेसिकली क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। जीन क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा। तो हमने कहा जो प्रोटीन हमें बनानी है उस जीन से वो हमें मिल जाएगी और उसको हम क्या कर देंगे, प्यूरिफाई करके प्राप्त कर लेंगे। तो ये तीन स्टेप्स यहाँ पर होते हैं जिससे कि हम जो बेनिफिट्स है यहाँ पर वो हमें प्राप्त हो पाते हैं। यहाँ तक की बात अगर क्लियर है तो हमें इतना समझ आ चुका है कि जो बायोटेक्नोलॉजी है उसको हम तीन फील्ड में पढ़ने वाले हैं। इन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमने बात की है यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। यहाँ पर भी सेम आपको चीज़ें बताई गई हैं। हमने कहा बायोटेक्नोलॉजी के जो यूजेस हैं वो कहाँ कहाँ हमने पढ़े हैं, बहुत अलग अलग फील्ड में पढ़े हैं। आपने कहा जैसे कि फॉर द प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स,
हम क्या करेंगे, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है उन्हें प्राप्त करते हैं। कैसे प्राप्त कर पाएंगे, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू कर पाएंगे। जैसे कि हमने कहा न्यू ड्रग्स, नए जो ड्रग्स का फॉर्मेशन होता है, ड्रग्स यानी कि जो मेडिसिन होती हैं, एक्चुअली में मेडिसिन भी एक टाइप के ड्रग्स ही हैं या ड्रग्स ही हैं वो, लेकिन उसमें क्या होता है, सिर्फ ड्रग्स नहीं होते हैं, उसमें बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं उसका कंपोजिशन जो है वो अलग अलग चीज़ों से मिलकर के बना होता है। और उसे आपने कहा कि जितनी आपकी बॉडी में रिक्वायरमेंट है, जैसे कोई भी प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, आपने कहा कि उसको ट्रीट करने के लिए जिस अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है उसी अमाउंट में जो कंपोजिशन है वो बनाया जाता है। और जब डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेगा, जब डॉक्टर एनालिसिस करता है, एग्जामिन करता है आपकी बॉडी को, और जब आपकी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी आपको डिजीज कहिए या बीमारी कहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको वो जो मेडिसिन है वो प्रिस्क्राइब की जाती है, तो तब हम उसे मेडिसिन कहते हैं। एक्चुअली में वो क्या है, ड्रग है। जब वो लिमिटेड वे में अकॉर्डिंग टू डॉक्टर, अकॉर्डिंग टू योर बॉडी जब ली जाती है, तब वो क्या होती है, मेडिसिन होती है। मेडिसिन को अगर ज़्यादा मात्रा में लिया जाए, अननेसेसरी लिया जाए, तो वो ड्रग्स के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। तो ड्रग से मतलब मेडिसिन से है। वैक्सीन जो है, यहाँ पे वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट हमने काफ़ी बार पढ़ा है, छोटी क्लासेस से लेकर के अभी तक। वैक्सीनेशन का जो फिनोमेना है, वैक्सीनेशन का जो प्रिंसिपल है, ठीक है, कैसे वैक्सीन बनती है, कैसे वैक्सीन काम करती है, बनती तो आपने कहा सिंपल सी प्रोसेस हमने कही है कि हम पैथोजन को इनएक्टिव कर रहे हैं या किल कर रहे हैं, लेकिन काम कैसे करते हैं उसके बारे में हमने देखा था जब आप इम्यून सिस्टम के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट हमने कहा एंजाइम्स, ठीक है, केमिकल्स फॉर इंडस्ट्रियल यूज, इंडस्ट्रियल यूज के लिए जो केमिकल्स को यहाँ पे बनाना, डायग्नोसिस करना किसी चीज को, टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ द क्रॉप, यहाँ पर क्या करना, प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करना, यानी कि क्वांटिटी की बात हो रही है। एंड वेस्ट मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाए, ये सारे फील्ड हैं जिसमें बायोटेक्नोलॉजी काम करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमने कहा एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। सबसे पहले एग्रीकल्चर के बारे में बात करते हैं। आज का जो हमारा सेशन होगा उसमें हम इंट्रोडक्टरी पार्ट को ही कवर करेंगे, ठीक। तो हमने कहा एग्रीकल्चर में क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। आपने कहा द ग्रीन रिवोल्यूशन शब्द पढ़ा है एक, इसे हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। हरित क्रांति यानी कि जब एक टाइम पर खाने की बहुत कमी हो गई थी, उस टाइम पर ग्रीन रिवोल्यूशन आया, जिसमें कुछ ऐसे चेंजेस आए कि एकदम से जो पैदावार है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जो फसलों की पैदावार है, ग्रीन रिवोल्यूशन से मतलब फसलों से, क्रॉप से है। आपने जो आपकी सामाजिक विज्ञान के जो भी आपके चैप्टर्स होते हैं, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, स्पेशली हिस्ट्री में ये टॉपिक्स आपके पास आते हैं, ग्रीन रिवोल्यूशन, व्हाइट रिवोल्यूशन से रिलेटेड, ठीक है। कब हुआ था, क्या हुआ था, क्यों हुआ था, इसके बारे में हम बात करते हैं। ग्रीन रिवोल्यूशन जो आया था वो कैसे आया था, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से ही आया था। जब क्रॉप्स को जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया तो देखा गया कि जो पैदावार है उसमें एकदम से आपको बहुत ज़्यादा उत्पादन देखने को मिला, ठीक है। आपने कहा the green revolution used the application of pesticides and fertilizers to increase the production of crops. ग्रीन रिवोल्यूशन में क्या हुआ था, हमने पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का यूज यहाँ पर किया था, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ी थी। दिस रिजल्टेड इन अ एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल्स, इससे बहुत ज्यादा केमिकल्स यहाँ पर यूज हुए थे, क्योंकि पेस्टिसाइड जो आपके वो भी क्या है, वो केमिकल से बन रहे हैं, फर्टिलाइजर्स आपके केमिकल से बन रहे हैं। फर्टिलाइजर्स की जगह पे पहले के टाइम पे क्या यूज किया जाता था, मेन्योर यानी खाद का यूज किया जाता था। डिफरेंस दोनों में हमने पढ़ा है। हमने कहा मेन्योर और फर्टिलाइजर्स में अगर हम देखें कि डिफरेंस ये कि मेन्योर जो है वो प्रोडक्टिविटी तो बढ़ाता तो है, लेकिन कम बढ़ाता है एज कम्पेयर टू फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स एकदम से आपको उत्पादन जो है वो बढ़ा करके देते हैं, लेकिन जो मेन्योर है उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। फर्टिलाइजर्स के बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं यहाँ पर सॉइल के लिए। देयर बाय पॉल्यूटिंग द सॉइल, अब आपने कहा जब यहाँ पर बहुत सारे केमिकल्स का यूज हुआ तो सॉइल जो हो गई है वो पॉल्यूटेड हो गई है, प्रदूषित हो गई है। एंड इन्वायरमेंट एज वेल अ वेरियस हार्मफुल इफेक्ट टू द कंज्यूमर्स, और कंज्यूमर्स में भी बहुत सारे इफेक्ट इसके देखने को मिले हैं। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर हैज अ जेनेटिकली रिड्यूस्ड द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स। हमने कहा ग्रीन रिवोल्यूशन के टाइम पे जो यहाँ पर आपने कहा हमने पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का यूज करना सीखा था, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू इनका जो यूज है वो हम कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने कहा कि एग्रीकल्चर ने हमें ऐसी क्रॉप दी है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, और उसके बाद उसमें हमें प्रोडक्शन जो है वो अच्छा देखने को मिल रहा है विदाउट यूजिंग द फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, ठीक है। क्लियर है इतना, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है आपका, एक बार आप लोग इस पैराग्राफ को रीड कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे
नेक्स्ट है जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप जो होते हैं, जिनको हम यहाँ पे ट्रीट करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू, उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। आपने कहा यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, genes for the desired trait are introduced in the species। हमने यही बोला है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू हम अपना जो डिजायर्ड ट्रेट है, अब ध्यान दीजिए, जो डिजायर्ड ट्रेट है वो कहाँ से आएगा, हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट से आएगा। आपको याद होगा, क्योंकि जो डिजायर्ड ट्रेट का मतलब है वो ट्रेट, वो कैरेक्टर, वो गुण जो हमें चाहिए, वो कहाँ से आएगा, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा, तभी तो हमने उसे सेलेक्ट किया है। ठीक है, तो उसे इंट्रोड्यूस किया जाता है स्पीशीज से। दिस टाइप ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट स्पीशीज इज नोन एज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। इस प्रकार के क्रॉप को हम जीएम से क्या होगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के नाम से जानते हैं। आपने कहा दीज जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स हैव मैनी बेनिफिट्स, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। क्या क्या होते हैं, आपने कहा क्रॉप कैन बी मेड इंसेक्ट एंड पेस्ट रेजिस्टेंट, इन पे इंसेक्ट और पेस्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, यानी कि फसल खराब होने से बच जाएंगी। न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड कैन बी इंक्रीज। आपने कहा न्यूट्रिशनल वैल्यू इसकी बढ़ रही है, इट मीन्स की क्वालिटी बढ़ रही है। इसका एग्जांपल होगा गोल्डन राइस। ठीक है, इंक्रीज द यील्ड बाय मैनी फोल्ड्स। आपने कहा जो पैदावार है उसमें क्या होगा, बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। रिड्यूस द यूज ऑफ हार्मफुल केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। हमें पैदावार को बढ़ाने के लिए जो केमिकल्स हैं, जो फर्टिलाइजर्स हैं, उन पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। क्रॉप्स कैन बी मेड मोर टॉलरेंट टू इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। आपने कहा जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस होती है, बहुत ज़्यादा ठंडा, बहुत ज़्यादा जो गर्म है या पानी की कमी है, इस प्रकार के जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है, उससे जो प्लांट है वो क्या होगा, टॉलरेंट कैपेसिटी बढ़ेगी, यानी कि उसकी यहाँ पर सहने की क्षमता बढ़ेगी और प्लांट की डेथ होने से यहाँ पे प्लांट की डेथ यहाँ पर नहीं होगी, यानी कि प्लांट जो है वो सर्वाइव कर जाएगा। एफिशिएंट मिनरल यूटिलाइजेशन बाय प्लांट्स। ठीक है, यहाँ पर जो मिनरल यूटिलाइजेशन है वो हो पाएगा प्लांट्स के थ्रू। yield कैन ऑल्सो बी इंक्रीज बाय हैविंग अ शॉर्ट मेच्योरिंग पीरियड। आपने कहा कि हम शॉर्ट टाइम में एक क्रॉप को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ग्रो करवा सकते हैं। यहाँ पर ये सारे बेनिफिट्स होते हैं। अब ये जो पॉइंट्स है ये इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज में आपसे कभी पूछे जा सकते हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के कैरेक्टर क्या हैं, यानी कि जिसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे मॉडिफाई करते हैं, उसके क्या क्या कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। आपको कोई भी 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन में से कोई एक सही ऑप्शन होगा और वो एक ऑप्शन इनमें से कोई भी हो सकता है। एक बार रीड कीजिए, समझिए कौन कौन से वो कैरेक्टर्स होते हैं जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारे पास पॉइंट्स आते हैं वो है एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स। ठीक है, क्या क्या एग्जाम्पल हमारे पास आते हैं जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जिन्हें जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया है। देखो, गोल्डन राइस जिसके बारे में हमने बात की थी, बीटी कॉटन। अब बीटी जो आपके पास आती है उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आप पढ़ते हैं, जैसे कि बीटी कॉटन, जैसे कि बीटी कॉर्न, ऐसे आपके पास बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल आएंगे। एक बार हम रीड कर लेते हैं। आपने कहा जैसे गोल्डन राइस क्या है, विटामिन ए एनरिच्ड वेराइटी ऑफ राइस। ये क्या है, राइस यानी कि जो धान की विटामिन ए रिच वेराइटी है, जिसमें विटामिन ए अच्छी मात्रा में होता है। जो बीटी वेराइटी होती है उसमें आप कॉटन पढ़ते हैं, कॉर्न पढ़ते हैं और भी पढ़ते हैं। जैसे आपने कहा बैसिलस thuringiensis, ये क्या है, इज प्रोड्यूस्ड एन इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन नोन एज बीटी टॉक्सिन। ये हम समझेंगे कि ये क्या क्या चीजें हो रही हैं, हमें अभी एग्जाम्पल समझने हैं। एग्जाम्पल ध्यान दीजिए। चलिए एग्जाम्पल, हमने कहा कि जो यहाँ पे बीटी वैरायटी है वो किस किस की हमने देखी, हमने कहा कॉटन होगा, कॉर्न होगा, ब्रिंजल यहाँ पर होता है। ठीक है, तो इसके अलावा आपने कहा दीज मॉडिफाइड क्रॉप्स हैव इंसेक्ट रेजिस्टेंट क्वालिटी। ये क्या होते हैं, इंसेक्ट से खराब नहीं होते हैं। नेक्स्ट है पेस्ट रेजिस्टेंट टोबैको प्लांट। टोबैको प्लांट के बारे में बात करेंगे यहाँ पर, जो क्या होता है, पेस्ट से रेजिस्टेंट है। वायरस रेजिस्टेंट प्लांट हम यहाँ पर देखते हैं। फ्लेवर एंड सेवर टोमेटो। आपने कहा कि जैसे टोमेटो होता है, टमाटर होता है, हम देखते हैं कि वो बहुत जल्दी, जैसे पके हुए टमाटर हैं उन्हें हम बहुत टाइम तक नहीं रख पाते हैं, क्योंकि उनकी जो बाहर की जो यहाँ पे स्किन होती है टोमेटो की,
वो गलने लगती है और टमाटर खराब हो जाता है। अब हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर टमाटर की जो आउटर सरफेस है या फिर आपने कहा कि टमाटर की जो बाहर की लेयर है वो ज़्यादा जल्दी ना गले, तो गलने के लिए जो एंजाइम वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है हमने उस एंजाइम को ही इनएक्टिव कर दिया है या उस एंजाइम्स को ही वहाँ से रिमूव कर दिया है। ऐसे में क्या हुआ, क्योंकि वो एंजाइम नहीं है तो जो बाहर की शेल है वो टोमेटो की कैसी होगी, हार्ड आपको दिखेगी, क्योंकि टमाटर हार्ड रहेगा तो वो ज़्यादा टाइम तक चल पाएगा। तो हमने क्या किया है यहाँ पर, जो टमाटर की जो शेल्फ लाइफ है, टमाटर की जो लाइफ है उसे बढ़ा दिया। इट मीन्स कि हम टमाटर को स्टोर करके ज़्यादा टाइम तक रख सकते हैं। तो ये यूज हमारे पास आते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल हमारे पास आते हैं, हमें एक एक करके इनको समझना है। आप लोग एग्जाम्पल नोट कर लेंगे। चलिए, तो आप एक बार घर से पढ़ करके लेकर के आएंगे ये जो बीटी कॉटन है या बीटी कॉर्न है या जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स में कौन कौन से एग्जाम्पल हमारे पास आते हैं, एक बार आप लोग रीड करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।